मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, AFEIS के इस ऑनलाइन करंट अफेयर्स में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह है मंथली करंट अफेयर्स का अप्रैल 2021 का संस्करण। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसके तहत जो घटनाएं ली गई हैं वे मार्च 2021 की हैं, यानी कि कंप्लीट एक महीने की घटनाएं। हालांकि मैं जानता हूं कि जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं मेरे इस दोहराव से थोड़ा सा इरिटेट भी होते होंगे, लेकिन इसके लिए मुझे माफ़ करें, क्योंकि लगातार हमारे क्लासेस से नए नए स्टूडेंट जुड़ते चले जाते हैं। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पहली बार इस तरीके से सुन रहे होंगे, तो डेफिनेटली उनको मालूम होना चाहिए कि वे इसका कैसे सदुपयोग करेंगे और साथ ही साथ इसका फॉर्मेट क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसका फॉर्मेट बताना चाहूँगा। यह जो मंथली ऑनलाइन करंट अफेयर्स है दोस्तों, ये 3 भागों में विभाजित होता है। पहले में हम प्री एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को लेते हैं। इसके सेकेंड पार्ट का संबंध मेंस के एग्जामिनेशन से होता है और थर्ड पार्ट जुड़ा हुआ होता है रेफरेंस से, जिसे आप संदर्भ कहते हैं। उसके अंतर्गत कुछ अगर अच्छे कोटेशन मिल गए या सुप्रीम कोर्ट की कोई बात मिल गई, कोई रिपोर्ट मिल गया, कोई आंकड़े मिल गए, इस तरह की बातों को लेते हैं। और ये इस तरह के तथ्य होते हैं जिनका उपयोग आप अपने आंसर राइटिंग में कर सकते हैं, यहाँ तक कि इंटरव्यू के समय कर सकते हैं, और ख़ासकर ऐसे राइटिंग में तो कर ही सकते हैं। तो उस दृष्टि से जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं केवल वही बातें बताई जाती हैं, और उनकी संख्या भी जानबूझ करके मैं कम रखता हूँ, ताकि ऐसा नहीं कि ढेर सारी बातें सुनने और पढ़ने के बाद आप उसी भूल भुलैया में खो जाएं। तो ये है इसका स्वरूप। अब इसके उपयोग के बारे में देखिए, ये जो आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है ऑडियो के फॉर्म में, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि इसका जो संबंध है वो एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन से है, सिविल सर्विस के प्रिपरेशन से नहीं। इन दोनों के अंतर को थोड़ा सा समझ लीजिए। जब मैं कहता हूँ सिविल सर्विस का प्रिपरेशन, तो उसका मतलब होता है कि आप विस्तार के साथ तैयारी कर रहे हैं। आप देखिए कि एक महीने के अंतर्गत आप क्या क्या नहीं करते, और वो आपको करते भी रहना है। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप न्यूज़ सुनते हैं, टीवी चैनल्स पर भी हो सकता है कि कोई न्यूज़ आप देख रहे हों। मेरा डेली ऑडियो लेक्चर भी आप हो सकता है कि सुन रहे हों, और अगर नहीं सुन रहे हों तो प्लीज़ आप उसे भी सुने, क्योंकि वो आपके लिए बहुत उपयोगी है। आप मैगज़ीन भी पढ़ रहे होंगे, और इसके बाद फिर अब ये है करंट अफेयर्स। तो इनमें फ़र्क क्या है? और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने इस क्रम को बनाए रखें। ये सब एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करने वाले नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं। अब आप देखिए कि डेली ऑडियो लेक्चर में ही मैं कितनी सारी घटनाओं के बारे में आपको बताता हूँ, और वो आपको जानने चाहिए। और यहाँ मैं उनमें से उन महत्वपूर्ण घटनाओं को लेता हूँ जिनके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। और दोस्तों, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि एग्ज़ामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो प्री के हों या मेंस के हों, बहुत कुछ इस करंट अफेयर्स से ही आए हैं। तो देखिए, जब हम ढेर सारी चीज़ों को अपने साथ लेकर के चलते हैं तो उन्हें संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब हम सेलेक्टेड तथ्यों को लेकर के चलते हैं तो हमारा दिमाग फोकस्ड तरीके से आगे बढ़ता है। फिर हम भ्रमित नहीं होते और उनका सही मायने में अपने आंसर राइटिंग में उपयोग भी कर पाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन की दृष्टि से, तो यह जो एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन की दृष्टि से है, उसके लिए हम ये मंथली आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। यानी कि वे जो मुझे एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण मालूम पड़ते हैं। यानी कि अगर आप इसे अच्छे से ध्यान से सुन लेते हैं, इसकी ठीक ठाक तैयारी कर लेते हैं, तो मान करके चलिए कि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आपकी जो मजबूती है वो अलग ही तरह की नज़र आएगी, और इसे आप खुद फील भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, इन बातों के बाद आइए अब हम इसकी शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करेंगे प्री के लिए जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं मार्च की, उनसे। एक
समुदाय के बारे में आपने सुना होगा, डेली ऑडियो लेक्चर में, न्यूज़ में भी इसकी चर्चा हुई थी, लेकिन बहुत प्रधानता के साथ नहीं। मतुआ संप्रदाय या मतुआ समुदाय, मेरी समझ से संप्रदाय कहना ज़्यादा सही होगा। ये क्या है? देखिए, आप में बाकायदे, आप अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखें या सिलेबस ही उठा करके देते हैं तो वहाँ बाकायदे कल्चर की बात कही गई है। आर्ट, लिटरेचर और कल्चर की आपको तैयारी करनी है, और इस तरह के प्रश्न पूछ भी लिए जाते हैं, जो कि मैंने यहाँ मतुआ संप्रदाय की बात कही। तो देखिए, एक तैयारी तो आपकी किताबों से है, आप किताबों में पढ़ लेते हैं, उसमें कुछ समुदायों के नाम है, कुछ जातियों के नाम है, कुछ जनजातियों के नाम है, वो कहाँ पाए जाते हैं वो सब आप पढ़ लेते हैं। लेकिन अब जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का ट्रेंड हो गया है, और मैं इसे बहुत अच्छा ट्रेंड मानता हूं, कि करंट से वो पूछते हैं। अब ये बात अलग है कि आपने उसे सुना था या नहीं सुना था। जैसे मैं मतुआ संप्रदाय की बात कर रहा हूं, तो पता नहीं आपने सुना था या नहीं सुना था, लेकिन अगर आपने डेली ऑडियो लेक्चर सुना है तो डेफिनेटली इसके बारे में आप जानते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे लोग, जो आप यूँ कह लीजिए कि आपसे ये प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको गाइड करेंगे, उनका ये धर्म बनता है कि उन बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करें जो एग्जामिनेशन के लिहाज से तो महत्वपूर्ण है, लेकिन आपसे छूटने की आशंका रहती है। तो ये जो मतुआ संप्रदाय है, मुझे इसी तरह का एक फैक्ट मालूम पड़ता है। देखिए, मतुआ संप्रदाय क्या है दोस्तों? यह एक शेड्यूल कास्ट का समूह है, शेड्यूल कास्ट का। और जो हमारा जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में और उससे सटा हुआ फिर जो बांग्लादेश है, उन क्षेत्रों में इनकी रिहायशी है, वहाँ ये रहते हैं मतुआ संप्रदाय। शेड्यूल कास्ट में आपको बता चुका हूँ। ये चर्चा में क्यों आया? ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी जब बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे तो उन्होंने मतुआ संप्रदाय को संबोधित किया था, और मतुआ संप्रदाय का एक मंदिर है ओरकांडी में। बेहतर होगा कि इस स्थान को भी दिमाग में रख दें, ओरकांडी बांग्लादेश में। वहाँ गए, बाकायदे उन्होंने वहाँ पूजा अर्चना भी की। तो ओरकांडी में किसका मंदिर है, यानी कि उसमें कौन से देवता हैं? तो जो देवता हैं दोस्तों, आप कह सकते हैं हरिचंद ठाकुर। हरिचंद ठाकुर, ये जो हरिचंद ठाकुर हैं, इन्होंने बाकायदे एक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी 19वीं शताब्दी के मध्य में। आप देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के मध्य में इस तरह के बहुत से आंदोलन शुरू हुए थे। आपने मॉडर्न हिस्ट्री में ये पढ़ा है, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी या प्रार्थना समाज, इन सब के बारे में आप पढ़ते हैं। तो उस समय एक प्रकार से धार्मिक सुधार आंदोलन की एक जबरदस्त किस्म की लहर चली थी। उसी में ये एक महासंघ की स्थापना की गई थी, मतुआ महासंघ। और ये इसकी जो शुरुआत करने वाले थे, इसके जो प्रमुख व्यक्ति थे, वो थे हरिचंद ठाकुर। बेसिकली ये वैष्णव पंथ को मानने वाले लोग, वैष्णव पंथ के हैं, यानी कि विष्णु को मानते हैं। तो इसीलिए जो हरिचंद ठाकुर ने जो परंपरा चलाई सुधार के रूप में, तो उन्होंने दो बातें कही। एक तो हरि नाम का स्मरण कीजिए। ध्यान दीजिए कि ये पश्चिम बंगाल की तरफ के हैं, और पश्चिम बंगाल में ही उनसे पहले चैतन्य महाप्रभु हो चुके हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने किस पर जोर दिया था? कीर्तन और हरि नाम स्मरण। और सच पूछे तो हरिचंद ठाकुर जी ने भी इन दोनों पर जोर दिया, कीर्तन और हरि नाम सुमिरण। ये तो इनके धार्मिक स्तंभ थे। और साथ ही साथ इन्होंने 12 जो सूत्र दिए थे, उसमें सबसे प्रमुख स्थान पर थी शिक्षा। यानी कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो शिक्षा सर्वोपरि है। बहुत ज़्यादा उसको उन्होंने महत्व दिया। इस संप्रदाय के लगभग 3 करोड़ लोग कहा जाता है कि हैं, और इनकी जो सबसे बड़ी संख्या है वो भारत में है, यानी कि पश्चिम बंगाल में। तो मेरी समझ से इतना ही जानना आपके लिए पर्याप्त होगा। फ्रेंड्स, दूसरी खबर है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, और वो है कि अब भांग को यूएनओ ने स्वीकृति दे दी है। भांग आप जानते हैं, होली के दिन को आप याद कर लीजिए तो भांग समझ में आ जाएगी, जिसे हम एक प्रकार का मादक पदार्थ कहते हैं, है ना, नशीला पदार्थ कहते हैं। आप जानते होंगे कि जो भांग है, भांग की पत्तियां और भांग के फूलों को सुखा करके वो चूर्ण तैयार किया जाता है, और इसी से ही
चरस भी बनता है, गांजा भी बनता है और भांग भी बनता है। भारत में जो भांग तैयार पैदा होती है उसका नाम है कैनबर्स इंडिका। इसको दिमाग में थोड़ा रख ले, कैनबर्स इंडिका। और जो यूरोप में भांग उत्पन्न होती है, इसका पौधा होता है, उसको कहते हैं कैनबर्स सतिवा, कैनबर्स सतिवा। देखिए, अभी तक भांग प्रतिबंधित था, तो हुआ ये कि कुछ लोगों ने इस तरह की मांग की कि नहीं, भांग को प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। उसका कारण ये था कि इसके एक तो औषधीय गुण बहुत ज़्यादा हैं, साथ ही साथ ये उस तरह के हानिकारक मादक पदार्थों में नहीं है। तो डिमांड की गई कि इसे उससे मुक्त किया जाना चाहिए। तो फिर बाकायदे यूएनओ ने एक कमेटी बनाई, और फिर जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसने भी संयुक्त राष्ट्र से कहा कि नहीं, इसे मादक पदार्थों की सूची से बाहर किया जाना चाहिए। तो फिर अंत में संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिसंबर 2020 में एक प्रस्ताव पारित करके इसे खतरनाक मादक पदार्थों की श्रेणी से हटा दिया। याद रखिए, मादक पदार्थ तो ये है, लेकिन खतरनाक मादक पदार्थ ये नहीं है। भारत में भी ये प्रतिबंधित है। भारत का जो 1985 में जो प्रतिबंधित पदार्थों की जो सूची तैयार की गई थी, उसमें भांग का भी नाम है, और अब उम्मीद की जा रही है कि शायद भारत भी इसे वहाँ से हटा दे। भारत में जो भांग की सबसे ज़्यादा खेती होती है, यानी उम्दा किस्म की एक अच्छी क्वालिटी की भांग जो होती है दोस्तों, वो हिमाचल प्रदेश में होती है। जैसा कि मैं बता चुका कि इससे सीधा किसानों के आय का भी संबंध है। इसमें औषधीय गुण तो होते ही हैं। तो अब उम्मीद की जा सकती है कि शायद भारत में भी प्रतिबंधित सूची से यह बाहर हो जाए। लेकिन चूंकि यूएनओ ने ये बात कही है, तो मुझे लगता है कि ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इसकी चर्चा भी न्यूज़ वगैरह में नहीं हुई थी और बहुत से अखबारों ने इसे लिया भी नहीं था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है वाहन स्क्रैप नीति। देखिए, इसी तरह से सही मायने में मुझे लगता है कि बजट की तैयारी की जानी चाहिए। वाहन स्क्रैप नीति की घोषणा बजट में की गई थी। अब सरकार क्या करेगी कि बाकायदे इनके बारे में कानून बनाएगी, नीति घोषित करेगी, तो धीरे धीरे क्रमशः वो करती चली जाएगी। तो मार्च में इस तरह की 2-3 घटनाएं हुई हैं। पहले तो वाहन स्क्रैप नीति, इसे बाकायदे सरकार ने घोषित कर दिया है। और आप जानते हैं कि यदि मेरे पास घरेलू वाहन है तो उसे 20 साल में कंडम करना होगा, और यदि कमर्शियल वाहन है, जिसमें कि ट्रक कह लीजिए या ऑटो कह लीजिए या बस कह लीजिए, तो उसके लिए 15 साल रखे गए, क्योंकि कमर्शियल वाहन ज़्यादा चलते हैं तो जल्दी खराब हो जाते हैं। तो यानी कि 15 साल और 20 साल की अवधि में उन्हें कंडम घोषित कर दिया जाएगा। अब आप देखिए कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट यही है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि अब आप 15 साल 20 साल में जब अपने वाहन को स्क्रैप घोषित कर देंगे, तो सीधी सी बात है कि उसकी जगह पर अब नया वाहन खरीदेंगे। मान लीजिए आपके पास कार है, 20 साल में आप कंडम घोषित करते हैं तो फिर तुरंत दूसरी कार लेंगे। इसी तरह से बस, ट्रक, ऑटो, टैक्सी, इनके बारे में सोचिए, उन्हें 15 साल में दूसरी लेनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि वाहनों की डिमांड बढ़ जाएगी। जब वाहनों की डिमांड बढ़ेगी तो सीधी सी बात है कि वाहन का उत्पादन बढ़ेगा। जब वाहन का उत्पादन बढ़ेगा तो वहाँ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, और जब वाहन का उत्पादन बढ़ेगा और वाहन की बिक्री बढ़ेगी तो सरकार को टैक्स भी ज़्यादा मिलेगा। फिर आप देखिए कि हम स्क्रैप घोषित कर रहे हैं, तो जो वाहन स्क्रैप घोषित कर दिए गए हैं तो उनको ऐसा थोड़ी कि दफना दिया जाएगा या कहीं गाड़ दिया जाएगा, पानी में बहा दिया जाएगा, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। अब उनमें तोड़ फोड़ हो रही है, चीज़ें निकाली जा रही है ताकि उनका फिर से उपयोग किया जा सके, तो वहाँ भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे। फिर आप देखिए कि आपने महसूस किया होगा कि पुरानी गाड़ियों को आप देखिए कि अगर बगल से आपके गुजर जाएंगे तो कितना धुआं छोड़ते हैं, एकदम आप कसैलापन महसूस करेंगे। एक ऑटो, पुराना ऑटो अगर आपकी कॉलोनी में आकर के चक्कर लगा करके चला जाता है तो आधे घंटे तक आप उसकी दुर्गंध महसूस करते हैं। इसका मतलब है कि जो वायु प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण भी कम होगा। नई गाड़ियां होंगी तो उसमें पेट्रोलियम की खपत भी कम होती है, तो इस तरह से हम पेट्रोलियम जो आयात करते हैं वो भी थोड़ा सा कम होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ढेर सारे इससे लाभ होने हैं। और सरकार ने अपनी नीति में बाकायदे ये घोषणा की है कि जो समय पर अपने वाहनों को स्क्रैप घोषित कर देंगे, उन्हें बाकायदे जब नया वाहन खरीदेंगे तो कुछ छूट भी मिलेगी।
जब आप पुराना वाहन देंगे तो उसके खरीद के लिए बाकायदे सरकार ने घोषित कर दिया कि जो आपकी खरीदी होगी उसका इतना प्रतिशत आपको उसके बदले में एक्सचेंज जैसे कहते हैं ना, एक्सचेंज में आपको मिल जाएगा। और दूसरे तरह की भी प्रोत्साहन छूट की सरकार ने घोषणाएं की हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि इस नीति के बाद देश में लगभग 35,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। 30-40 हजार करोड़ रुपए का जीएसटी मिलेगा। और चूंकि भारत में वाहनों की मांग बढ़ जाएगी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इससे आएगा। और अनुमान लगाया गया है कि इस सेक्टर में इस स्क्रैप पॉलिसी के कारण लगभग 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश आएगा। और जो पुराने वाहन होते हैं वो 10 से 12 गुना ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, तो इससे शहरों में प्रदूषण भी कम करने में मदद मिलेगी। और साथ ही साथ ये पाया गया है कि जो दुर्घटनाएं होती हैं वो पुराने वाहनों से सबसे ज़्यादा होती हैं। किसी का ब्रेक फेल हो जाता है, किसी का चक्का निकल जाता है, कोई डगमगा करके चलती रहती है, तो सड़क की जो सुरक्षा होनी चाहिए वह सुरक्षा भी इसकी वजह से बढ़ेगी। तो ये कुछ इससे लाभ हैं और मुझे लगता है कि थोड़े से विस्तार के साथ आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि यही बात कई जगह काम आ सकती है। आप देखिए कि पर्यावरण के तहत काम आ जाएगी, वायु प्रदूषण कम होगा, सड़क सुरक्षा के तहत काम आ जाएगी यही बात, इकोनॉमिक्स में भी कैसे रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जीएसटी ज़्यादा मिलेगा, तो उसके अंदर भी इस तथ्य को आप शामिल कर सकते हैं अगर कोई इस तरह का प्रश्न पूछा गया है तो। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है विकास वित्त संस्थान। सरकार ने बाकायदे एक विधेयक पारित कर दिया है और उसमें विकास वित्त संस्थान की स्थापना की बात कही गई है। डेली ऑडियो लेक्चर में इस पर मैंने बात की थी, उससे अलग हट करके बात करने के लिए कुछ खास दोस्तों नहीं है। इसकी जो शुरू की पूंजी रखी गई है वो 20,000 करोड़ रुपए रखी गई है और उम्मीद है कि ये बाज़ार से 3 लाख करोड़ रुपए जुटा लेगी। देखिए, नाम ही है विकास वित्त संस्थान, यानी कि एक ऐसा वित्त संस्थान होगा जो विकास के कार्यों के लिए ऋण देगी। तो जब हम विकास के कार्यों की बात करते हैं तो वह सीधे सीधे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़ जाती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दिक्कत यह है कि इन कामों के लिए कर्ज ज़्यादा नहीं मिल पाता है, क्योंकि इसमें समय बहुत लगता है उसके शुरू होने में, पूंजी बहुत ज़्यादा लगती है। चूँकि समय बहुत ज़्यादा लगती है तो बीच में विवाद की भी स्थितियां बन जाती हैं, इसके कारण वो मामला आधे अधूरे में अटक भी जाता है। तो इसलिए जो बैंक्स हैं वो इसके लिए एक तरह से कह लीजिए कि ऋण देने में हिचकते भी हैं। इसीलिए आप जब देखेंगे एनपीए का तो उसमें बहुत बड़ा हिस्सा इसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो ऋण लिया गया वो उसका है। तो दोस्तों, इस तरीके से ये उन्हें ऋण उपलब्ध कराएगी। लेकिन सच पूछिए तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है उस दृष्टि से अगर देखें तो ये जो 3 लाख करोड़ रुपए जुटाएगी वह एक प्रकार से ऊंट के मुंह में जीरा से ज़्यादा कुछ नहीं है। और सरकार को उम्मीद है कि इसके तहत विदेशी भी धन लगाएंगे। दोस्तों, अब नेक्स्ट है एक संशोधन विधेयक आया है, खदान एवं खनिज। ध्यान दीजिएगा, बस नाम से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। खदान एवं खनिज, खदान का मतलब तो ठीक है जो खोदा जा रहा है, और खनिज जो उससे निकाला जा रहा है। खदान एवं खनिज, ब्रैकेट में है विकास एवं विनियमन, ब्रैकेट क्लोज, संशोधन विधेयक 2021। इसका मतलब है कि पहले इससे जुड़ा हुआ कोई विधेयक मौजूद था, अब उस विधेयक में संशोधन किया गया है। ये 2021 का है। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं माइंस एंड मिनरल्स, ब्रैकेट में डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन, ब्रैकेट क्लोज, अमेंडमेंट बिल 2021। दोस्तों, ये बिल पारित हुआ है। इस बिल के क्या प्रोविजंस हैं मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि अब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरीके से नहीं पूछे जाते हैं। खासकर जब इस बिल पर पार्लियामेंट में बात हो रही थी तो इस बिल का जो विरोध किया गया था वो उस विरोध के पीछे 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स, मैं केवल उन पर आ रहा हूं। इसका पहला पॉइंट तो ये था कि इसमें संविधान का पालन नहीं किया गया है। संविधान का पालन नहीं किया गया है का क्या मतलब?
जो खदान एवं खनिज है, या देखिए आप के समवर्ती सूची में भी है और राज्य सूची में भी, इसके कुछ अधिकार राज्यों के पास है इससे संबंधित, और कुछ समवर्ती सूची में तो है ही। सेवंथ शेड्यूल जिसे आप कहते हैं, जिसमें पूरे के पूरे विभाजन किया गया है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो डिबेट जो हुई उसमें कहा गया कि राज्यों के अधिकारों का इसमें हनन किया जा रहा है, क्योंकि अगर केंद्र ने कानून बनाया है तो सभी राज्यों पर लागू होगा, जबकि राज्यों को इस बारे में छूट दी जानी चाहिए कि वो अपने अपने हिसाब से देखें। एक डिबेट का यह पॉइंट था। इसका जवाब सरकार ने यह कह करके दिया कि बाकायदे संविधान की 7वीं अनुसूची, 7th शेड्यूल में इसका प्रोविजन है और हमने उसके तहत यह संशोधन किया है, इसीलिए इसे किसी भी मायने में असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता। क्लियर हो गया। दूसरा जो पॉइंट लिया गया डिबेट में वो है कि यह जैव विविधता के नियमों का पालन नहीं करता। जैव विविधता के नियम क्या हैं? अब ये कहा गया है जैव विविधता के तहत कि जैसे कहीं भी आप फैक्ट्री लगाते हैं या कहीं भी आप, जैसे कि खदान, बहुत बड़ा माइनिंग होने जा रहा है, तो उसके लिए बाकायदे कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। मैं चाहूँगा कि इसके लिए, चूंकि जैव विविधता के नियम की बात है, तो या तो आप जान चुके होंगे, नहीं तो आगे जा करके आप जानेंगे। उसका सिंपल सा अर्थ ये है कि जो आप फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप जंगल काटेंगे या जिससे जो प्रदूषण होगा या आसपास के एरिया में जो संकट पैदा होंगे या जो खुदाई होगी उसके कारण जो प्रॉब्लम्स होंगी, तो जैव विविधता नष्ट होगी, पक्षी मरेंगे, जीव जंतु नष्ट होंगे, वनस्पतियां नष्ट होंगी, उसका उन पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो नियम के तहत ये कहा गया है कि जो नष्ट होंगे उनकी भरपाई की जाएगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए स्थानीय लोगों को बाकायदे सूचित किया जाएगा, फिर उनसे अनुमति मांगी जाएगी, उनसे सलाह मशविरा करके ही ये काम किया जाएगा। तो इसमें यह कहा गया कि उसका उल्लंघन किया गया है, उन नियमों को का पालन नहीं किया गया है। ये एक गंभीर मामला है। और मुझे लगता है कि खनिज और ये जो खदान एवं खनिज जो संशोधन विधेयक आया, इसके जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है वो पर्यावरण की ही दृष्टि से मुझे ज़्यादा लग रही है। और जो तीसरा पॉइंट है वह है कि जो हमारा मूल अधिकार है, जीवन का अधिकार, ये उसका उल्लंघन करता है। उसका उल्लंघन कैसे करता है कि देखिए, जब आप कहीं भी खदान करेंगे तो खदान जहाँ खोदेंगे तो वहाँ क्या होगा, वहाँ के लोगों को आप हटाएंगे। अगर हटाएंगे नहीं तो जब जहाँ खदान खुदती है, आप सोचिए कि वहाँ की हवा में कितने पार्टिकल्स होते हैं, बालू, रेत और खनिजों के कण हो जाते हैं। तो उन क्षेत्रों में जाकर के देखिए तो बहुत अलग अलग तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह से वो बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। आप उन्हें वहाँ से डिस्प्लेस करेंगे, वहाँ से आप उन्हें हटाएंगे। अभी उत्तराखंड में जो इतनी बड़ी बाढ़ आई, उसका कारण क्या था कि उन क्षेत्रों में आप खनिज निकाल रहे हैं, उन क्षेत्रों में आप बांध बना रहे हैं, उन क्षेत्रों में आप पुलिया बना रहे हैं, बड़े बड़े मकान बनाए जा रहे हैं। तो वहाँ का पूरा जो पर्यावरणीय पारिस्थितिकीय जो स्थिति है वो नष्ट हो गई है। उसका असर आखिर में किस पर पड़ा? वहाँ के लोगों पर पड़ा। तो इस तरह से जीवन के अधिकार का भी इसके माध्यम से उल्लंघन किया गया है, ये आरोप लगाए गए हैं। तो असंवैधानिक वाले का तो जवाब सरकार ने सीधे सीधे दिया है, लेकिन इन 2 पॉइंट्स के बारे में सरकार का यही कहना है कि नहीं, इन बातों का पूरा ध्यान रखा गया है। दोस्तों, यदि आप इसके बारे में थोड़ा भी और जानना चाहते हैं तो आप कुछ पॉइंट्स चाहें तो खदान एवं खनिज विधेयक के जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है नगर वन योजना। और ये नगर वन योजना नहीं है, बल्कि इसे आप कहेंगे नई नगर वन योजना। ये नई नगर वन योजना है। नगर वन योजना यानी कि एक ऐसी योजना जो नगरों में वन के लगाए जाने से संबंधित है। राइट? 2020 में इसकी घोषणा की गई थी और 200 शहरों में नगर वनों का विकास किया जाएगा। नगर के वनों को आप जानते हैं लंग्स ऑफ सिटीज़ कह सकते हैं, ताकि वहाँ का प्रदूषण कम हो सके, लोगों को थोड़ी सी ऑक्सीजन से युक्त हवा मिल सके, वहाँ के लोगों की थोड़ी सी सेहत बेहतर हो सके। और इसमें जिन लोगों को भागीदार बनाया गया है कि जिनके सहयोग से ये नगर वन विकास किए जाएंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो नोडल डिपार्टमेंट होगा, सबसे केंद्रीय डिपार्टमेंट होगा। वहाँ की म्यूनिसिपैलिटी भी होगी, वहाँ काम करने वाले एनजीओ भी होंगे, वहाँ जो और अगर उद्योगपति हैं, कारपोरेट सेक्टर के लोग, वो भी होंगे और लोकल सिटीजन भी होंगे।
इसके लिए जो पैसा आएगा फ्रेंड्स वो कैंपा से आएगा, जिसे कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी कहते हैं। वहाँ से ये पैसा भी इसके लिए मिलेगा। तो बस थोड़ी सी जानकारी ही मुझे लगता है कि पर्याप्त है। नगर वन योजना के ही पैटर्न पर एक और भी योजना है, वो है फ्रेंड्स वन डिस्ट्रिक्ट वन फोकस प्रोडक्ट योजना। इंग्लिश में यह है वन डिस्ट्रिक्ट यानी कि एक जिला, वन फोकस प्रोडक्ट मतलब उस जिले में कई तरह के प्रोडक्ट हो रहे होंगे, लेकिन जो फोकस होगा वो वन प्रोडक्ट पर होगा। जैसे नागपुर, तो नागपुर के संतरे बहुत फेमस हैं, मुजफ्फरपुर की लीची बहुत फेमस है, आगरा का पेठा बहुत फेमस है। लेकिन क्या नागपुर में संतरा के सिवाय और कुछ नहीं होता, मुजफ्फरपुर में लीची के सिवाय और कुछ नहीं होता, या आगरा में पेठा ही बनता और कुछ नहीं बनता? और भी चीज़ें बनती हैं, लेकिन ये आइडेंटिफाई किए जाएंगे। फोकस वन प्रोडक्ट, वन फोकस प्रोडक्ट, केवल एक ही प्रोडक्ट पर फोकस किया जाएगा। हम नागपुर के संतरे को ले लेंगे। अब सरकार ये देखेगी कि ये जो संतरा है, तो संतरा के उत्पादन से लेकर के और विपणन तक की जितनी भी चीज़ें हैं उन पर काम किया जाए। कैसे अच्छा से अच्छा संतरा पैदा किया जाए, उसकी जो लागत आए वो कम से कम आए, कैसे उसकी पैकिंग हो, कैसे फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन हो, कैसे उसे हम अब कोल्ड स्टोरेज में रख सकें, और फिर कैसे उसकी मार्केटिंग हो। यानी कि उससे जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं, उत्पाद से लेकर पूरी की पूरी मूल्य श्रृंखला तक में सुधार किया जाएगा, और वो जो वस्तु है उस जिले के नाम से जानी जाएगी। तो इस तरह से उनकी ब्रांडिंग हो जाएगी, और जब ब्रांडिंग हो जाएगी तो सीधी सी बात है कि चाहे हमारा नेशनल मार्केट हो या इंटरनेशनल मार्केट हो, वहाँ उस प्रोडक्ट की अच्छी कीमत मिल सकेगी। इस तरह से इसका सीधा लाभ हमारे किसानों तक पहुँच सकेगा। तो मेरी समझ से इतना ही इसके लिए सफिशिएंट है। फ्रेंड्स, एक न्यूज़ आपने सुनी थी कि भारत में मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 हुआ था, जिसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया था। मैरीटाइम इंडिया समिट खासकर ये ब्लू इकोनॉमी, जिसे हम समुद्री अर्थव्यवस्था कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ सम्मेलन था। और इसमें जो भारत ने जो अपना उद्देश्य रखा है वो ये है कि अपने यहाँ वो विश्व स्तरीय समुद्री ढांचागत सुविधाएं तैयार करेगा। विश्व स्तरीय समुद्री व्यापार के लिए, समुद्री उत्पाद के लिए, समुद्री वस्तुओं के लिए जो ढांचा होना चाहिए विश्व स्तर का, हम वो तैयार करेंगे। तो क्या होगा, यानी कि हमारे जो बंदरगाह होंगे वो बंदरगाह बहुत, जिसे आप स्टेट ऑफ द आर्ट कहते हैं, बिल्कुल आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त होंगे। और हमारे जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनकी क्षमता भी लगभग 1.5 अरब टन, या कह लीजिए 150 करोड़ लाख टन के बराबर है। और इस तरह से जो हमारे घरेलू राजमार्ग हैं, यानी कि जल मार्ग, उन जल मार्गों को हम बहुत अच्छा यातायात के अनुकूल बनाएंगे। हमारे यहाँ जो जहाज़ निर्माण किए जाते हैं, जो जहाज़ों की जो मरम्मत होती है उसे हम बहुत बेहतर करेंगे। हमारे यहाँ जो समुद्री ऊर्जा की जो बहुत संभावनाएं हैं उनका हम पर्याप्त रूप से दोहन करेंगे। आप जानते हैं कि हमारे पास लगभग 7,500 किलोमीटर समुद्री तट है, ये कम नहीं है। और हमारे जो 29 जो राज्य हैं उनमें से 9 तो केवल समुद्र के तट पर हैं। हमारे पास 1,000 से भी अधिक द्वीप हैं। अगर हम टोटल बंदरगाहों को ले लें तो 200 बंदरगाह हमारे पास हैं, जिसमें से 12 बंदरगाह तो बहुत बड़े बंदरगाह हैं। और जो हमारी जो कोस्टल इकोनॉमी है, समुद्र तटीय जो क्षेत्र हैं, वहाँ लगभग 40 लाख मछुआरे अपना जीवन यापन करते हैं। सोचिए 40 लाख। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि सही मायने में ब्लू इकोनॉमी हमारे लिए कितनी आवश्यक है। तो भारत के लिए जो मैरीटाइम समिट जो 2021 है, आप यूँ कह लीजिए कि ब्लू इकोनॉमी की दृष्टि से एक प्रकार से माइलस्टोन सिद्ध हो सकता है। और सरकार लगातार देखिए इसके लिए काम भी कर रही है। सागरमाला परियोजना के नाम आपने सुना ही होगा। बाकायदे सरकार उसमें लगी हुई है। एक अम्ब्रेला स्कीम भी शुरू की गई है, जिसमें कि जो समुद्र से संबंधित जो रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए
उस पर लगातार काम चल रहा है। और यातायात के लिए भी अब जो हमारे अंतर्देशीय यातायात के लिए जो रास्ते तैयार होने चाहिए, जो नदियों के रास्ते, उस पर भी सरकार ध्यान दे रही है। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी बातें थी मैरीटाइम इंडिया समिट के बारे में। आइए अब नेक्स्ट पर आते हैं, ग्लू ग्रांट। मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट शब्द है और हो सकता है कि प्री एग्जामिनेशन में सीधे पूछ लिया जाए कि ये ग्लू ग्रांट क्या है। देखिए, इसको कैसे समझेंगे। ग्लू का मतलब क्या होता है? ग्लू का मतलब होता है गोंद। गोंद का काम क्या है? गोंद का काम होता है चिपकाना। जो चीजें अलग अलग छितरी बितरी हैं, ग्लू लगा दीजिए तो वो सब के सब चिपक कर एक जगह आ जाएंगी। ग्लू। ग्रांट, ग्रांट का मतलब है कि अनुदान देना। सरकार आपको ग्रांट दे रही है, तो ग्लू ग्रांट दे रही है, तो इसका मतलब है वो चिपकाने का ग्रांट दे रही है। तो किन चीजों को चिपकाने का ग्रांट दे रही है, बस आपको ये याद रखना है। तो देखिए, जैसे हैदराबाद को ले लीजिए, मैं उदाहरण से अपनी बात शुरू करूं तो हैदराबाद में 40 मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटी है, रिसर्च सेंटर्स हैं, इस तरह के सेंटर्स, इंस्टीट्यूशंस हैं। उसमें से कुछ बाकायदे रिसर्च कर रहे हैं, कुछ बाकायदे पढ़ाने का काम कर रहे हैं, कुछ बाकायदे कॉलेजेस हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ ट्रेनिंग सेंटर हैं, इस तरह के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं, बस इनका एक दूसरे से संबंध नहीं है। अगर है भी तो बहुत थोड़ा है, उतना नहीं है जितना होना चाहिए कि ये एक दूसरे के रिसर्च का या उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका फ़ायदा उठा करके एक दूसरे की मदद करके और अपने काम को बहुत आगे बढ़ा सके। इस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिलती। अब आप ग्लू ग्रांट का मतलब समझ गए होंगे। तो हैदराबाद में जैसे मैंने कहा कि 40 इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, तो सरकार ग्रांट देगी इन सभी 40 इंस्टीट्यूशंस को कि आप एक छत के नीचे आइए, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वन अम्ब्रेला। आप इस वन अम्ब्रेला के नीचे आइए और यहाँ आकर के मिलजुल कर फिर आप रिसर्च का काम कीजिए, ताकि हमारा रिसर्च आगे बढ़ सके, इनोवेशन हमारी बहुत बेहतर हो सके, और खासकर जो हमारे जो रिसर्च हैं वो बहुत ही व्यावहारिक बन सके। तो इसे आप एक नाम भी दे सकते हैं, लैब टू फील्ड। बहुत ही व्यावहारिक किस्म से हम उनका अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने में उपयोग कर सके। तो इसके लिए जो ग्रांट दिया जाएगा, जो धन दिया जाएगा, वो है दोस्तों ग्लू ग्रांट योजना। और बजट में बाकायदे इसके लिए एक विशेष अनुदान की शुरुआत की गई है, और हमारा जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है ये इसे देखेगा। और ग्रांट में ये व्यवस्था की गई है कि जो इंस्टीट्यूशंस है, देखिए इसमें से बहुत से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, तो ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है इनकी बाकायदे जो इंटरनल ऑटोनोमी है, यानी कि जो आंतरिक स्वायत्तता है, वो बनी रहेगी। क्योंकि जनरली लोगों को ये लगता है कि सरकार जब किसी को ग्रांट देती है तो फिर दबाव डालने लगती है, उन पर प्रेशर पड़ने लगता है, उनकी स्वायत्तता में हस्तक्षेप होने लगता है। तो सरकार ने इंश्योर किया है कि नहीं, आपकी जो इंटरनल जो ऑटोनोमी है वो सेफ रहेगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष, मिलेट ईयर, इंटरनेशनल मिलेट ईयर। देखिए, उसमें मिलेट शब्द का इस्तेमाल किया गया है, हमने उसे मोटा अनाज कह दिया है, क्योंकि जो मोटा अनाज है जिस मिलेट श्रेणी के आते हैं उसमें जौ, बाजरा, ज्वार, कोदो, रागी, ये सब आते हैं। और यूएनओ की महासभा ने, याद रखिए, 2023 को, 2021 को नहीं, 2023 को, सोच करके देखिए कि जो इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं वो कितने एडवांस में काम कर रही होती है, 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। और भारत 2023 से 5 साल पहले 2018 में ही बाकायदे मोटा अनाज वर्ष मना चुका है। और जब यूएनओ में बाकायदे इस पर डिबेट हो रही थी तो भारत इसके ज़बरदस्त समर्थन में था। क्योंकि देखिए, भारत की जो कृषि व्यवस्था है वो क्या है, हमारे पास भूमि है, लेकिन भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो थोड़े से कम उपजाऊ है। 50% के आसपास भूमि है जो कि सिंचित ही नहीं है, पूरी तरह से मानसून पर निर्भर है।
और मोटा अनाज की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये कम उपजाऊ भूमि में हो जाते हैं। दूसरी इसकी बहुत बड़ी विशेषता ये होती है कि इन्हें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, पानी नहीं भी होगा तब भी सस्टेन कर जाते हैं। इसीलिए इसे अकाल का अनाज भी कहीं कहीं कहा जाता है। अकाल पड़ गया, गेहूं नहीं हुए, पता लगा चावल भी नहीं, धान भी नहीं हुआ, लेकिन मोटा अनाज हो जाता है क्योंकि इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। और साथ ही साथ जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं उनके प्रति भी ये कम संवेदनशील है। मतलब जलवायु परिवर्तन का ज़्यादा प्रभाव इन पर नहीं पड़ता। यहाँ तक कि जो कीड़े मकोड़े की जो बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं ना, उनको भी ये झेल जाती है। देखिए ना, मोटा अनाज है ना, इनमें ये बहुत बड़ी ताकत होती है। और बड़ी बात यह है कि इसके पोषक तत्व तो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें बहुत पोषण होता है, फाइबर्स होते हैं, बाकायदे प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट क्या हुआ, अनफॉर्चुनेट पार्ट ये हुआ कि जब हमारे यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आप जानते हैं कि उसकी गेहूं से शुरुआत हुई थी, फिर धान और इन सब पर जोर दिया गया। और उसके कारण जो मोटा अनाज है वो पिछड़ता चला गया, क्योंकि उनके लिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती थी, उनकी खरीदी हो जाती थी, किसानों को लगा कि इसके उत्पादन में ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो पता लगा कि जो मोटा अनाज बोते भी थे उन सब ने कन्वर्ट कर दिया, सब के सब पतला अनाज बोने लगे, महीन अनाज बोने लगे। तो प्रोडक्शन हमारा बहुत गिर गया। लेकिन अब सरकार इसके लिए फिर कोशिश कर रही है। और यहाँ तक कि अब डॉक्टर भी आप जाइए तो कहेंगे कि नहीं, यहाँ पे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मोटा अनाज खाइए। यहाँ तक कि कभी कभी अखबारों में आप पढ़ते होंगे कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें भी कहा जा रहा है कि लोगों को मोटा अनाज दीजिए ताकि उन्हें पोषण आहार मिल सके। तो दोस्तों, भारत की दृष्टि से यह घोषणा बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ मोटा अनाज में जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो मक्का का होता है। देखिए, अगर हम अपने बरसात के अनाज को, जिसे हम खरीफ फसल कहते हैं, तो लगभग 75% तो खरीफ फसल के रूप में हमारे यहाँ धान की खेती होती है। एग्जैक्ट 73 है तो 75 मान लीजिए। तो अब जो 25% जो बचा उसमें फिर दूसरी चीज़ें हैं। उस 25% में फिर 15% मक्का है, बाजरा लगभग 8% के आसपास है, और फिर ज्वार 2.5% के आसपास है, और रागी लगभग 1.5% के आसपास है। बस। तो जो धान के बाद जो खरीफ फसलों में स्थान है वो मक्के का है। और इन टोटल मोटे अनाज में आप कहेंगे तो पहला स्थान मक्के का है और रागी का सबसे कम है। तो एक अच्छी बात है और इससे हमारे जो किसान हैं उनको भी मदद मिल सकेगी और हमारी जो परती भूमि है वो हरी भरी हो सकेंगी। और ख़ासकर अकाल वगैरह की स्थिति में कम से कम किसानों के पास खाने के लिए कुछ तो होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स। ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स, जीवन सुगमता सूचकांक। ईज का मतलब सुगमता से है, लिविंग का मतलब है जीवन, जीवन जीने की सरल स्थितियां। जीवन सुगमता सूचकांक 2020, ठीक है, इसे भारत सरकार जारी करती है। तो ये जारी कर दिया गया है 2020 में। और देखिए, इसकी 2 श्रेणियां होती हैं। एक श्रेणी तो यह है कि ऐसे शहर जो 10 लाख और उससे ऊपर की आबादी के हैं, और दूसरे में ऐसे शहर जो 10 लाख और उससे कम आबादी के हैं। राइट। तो जो 10 लाख से ऊपर आबादी के शहर हैं उसमें जो इंडेक्स दिया गया है, तो सबसे जो बेहतर शहर है उसके आधार पर आप कह सकते हैं रहने लायक, जीवन जीने लायक, तो वो है बेंगलुरु। सेकेंड पर है पुणे और थर्ड पर है अहमदाबाद। ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते, तो सीक्वेंस आपको मालूम होने चाहिए। बेंगलुरु, पुणे और अहमदाबाद। और 10 लाख से जो कम की आबादी है तो बाकायदे शिमला में रहने वाले गर्व कर सकते हैं, पहला स्थान शिमला का है, दूसरा स्थान भुवनेश्वर का है, और तीसरा स्थान सिलवासा का है, जो हमारी यूनियन टेरिटरी जो दादरा हवेली है वहाँ है सिलवासा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, शिमला, भुवनेश्वर और सिलवासा। इसे आप थोड़ा सा दिमाग में रख लें। दोस्तों, नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, यानी कि वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक। यहाँ जो गैप शब्द है उसका हिंदी में अनुवाद किया गया असमानता है। यानी कि यह एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें उस देश में जो महिला और पुरुषों के बीच में जो असमानता है, जो गैप है, जो खाई है, उसके बारे में
बताया गया है। तो पहली बात तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो सूचकांक जारी किया जाता है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। 2006 से इस फोरम ने इस सूचकांक के प्रकाशन की शुरुआत की है। राइट। ये जो गैप है इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारियाँ देना चाहूँगा। पहली जानकारी तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है कि टोटल इसमें 156 देश लिए गए हैं और उसमें भारत का स्थान 140वां है, जिसके ग्रंथों में कहा गया है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। वहाँ महिलाओं की जो असमानता है, आप कल्पना कर सकते हैं कि हम 144वें स्थान पर हैं। और इससे भी दुर्भाग्यजनक बात यह है कि पिछले साल की तुलना में हम 28 स्थान और नीचे खिसक गए हैं। स्थितियाँ बेहतर होने की बजाय और बदतर हो गई हैं। जो सबसे ज़्यादा असमानता है वो राजनीति के क्षेत्र में है, सबसे ज़्यादा। अब चलिए हम समानता के आधार पर बात करते हैं तो मेरी समझ से ज़्यादा अच्छा होगा। राजनीति के क्षेत्र में 22% समानता है, यानी कि 22% महिलाएं, आप यूं कह लीजिए कि 100 अगर पुरुष हैं तो 22 महिलाएं हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छी स्थिति है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 96%। और आर्थिक क्षेत्र में अगर 100 पुरुष हैं तो 58 महिलाएं हैं। ये इनका रेशियो है। खासकर ये जो आंकड़े हैं, मुझे लगता है कि जो वीमेन एम्पावरमेंट का आपका टॉपिक है, जो मेंस में अक्सर पूछा जाता है, निबंध भी पूछ लिया जाता है, उसके लिए उपयोगी है। और चूंकि लेटेस्ट है तो कमिंग ईयर, अभी इस साल जो मेंस एग्जामिनेशन होंगे उसमें आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इस तरह के डेटा को आपको लगातार अपडेट करते चलना चाहिए फ्रेंड्स, हमेशा अपडेट करते चलिए। नेक्स्ट दोस्तों, गांधी शांति पुरस्कार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। 1995 से इसकी शुरुआत की गई है। इसके तहत 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। 2019 का जो गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है वो ओमान के सुल्तान जो काबूस बिन सईद अल सईद रहे हैं उन्हें दिया गया है। भारत के बहुत प्रेमी थे, खासकर शंकर दयाल शर्मा जो हमारे राष्ट्रपति रहे, उन्हें ये अपना गुरु मानते थे लखनऊ में। चूँकि शंकर दयाल शर्मा जी ने इनको पढ़ाया था तो इनके प्रति बड़े सम्मान की भावना रखते थे सुल्तान। और जब ये सुल्तान थे तब हम लोग ओमान की यात्रा पर गए थे तो उनकी उन भावनाओं को और श्रद्धा को हम लोगों ने अपने राष्ट्रपति जी के प्रति देखा है। दुर्भाग्य से वो अब नहीं रहे तो मरणोपरांत इन्हें दिया गया है। और जो 2020 का जो पुरस्कार गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है वो बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति रहे शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी बाद में हत्या हो गई थी, जिनके नेतृत्व में बांग्लादेश का निर्माण हुआ है, उन्हें दिया गया है। इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है। खासकर जो गांधी जी के जो मूल्य रहे हैं उन मूल्यों के प्रचार प्रसार और विकास में योगदान के लिए दोस्तों यह पुरस्कार दिया जाता है। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट है वो स्वेज नहर के बारे में है। और स्वेज नहर के बारे में मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। एक तथ्य मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जो स्वेज नहर है उस पर मेंस एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछा गया था। और ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और वो मैं आपको यहाँ पढ़ करके सुनाना चाहूँगा। 2014 में स्वेज नहर पर वर्ल्ड हिस्ट्री के तहत ये आएगा जनरल स्टडीज़ के फर्स्ट पेपर में। तो देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था 1956 में स्वेज संकट को पैदा करने वाली घटनाएं क्या थीं? उसने एक विश्व शक्ति के रूप में ब्रिटेन की आत्म छवि पर किस प्रकार अंतिम प्रहार किया? 2014 के मेंस में। दरअसल हुआ यह था कि जो स्वेज नहर है 1956 में वहाँ के जो राष्ट्रपति थे नासिर साहब, उन्होंने उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। जब राष्ट्रीयकरण कर दिया तो जो वेस्टर्न पावर थी उन्हें बड़ी चिंता हुई। उनको लगा कि क्योंकि स्वेज नहर बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्वेज नहर अपने आप में दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उन्हें लगा कि अब कैसे हम वेस्टर्न पावर के लिए या वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए इसका उपयोग करें। तो उससे एक क्राइसिस पैदा हुआ। ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, इन लोगों ने मिल कर के बाकायदे इस पर अटैक कर दिया। और उसमें फिर बाकायदे ब्रिटेन और फ्रांस वगैरह का जो समूह था उन्हें मुंह की खानी पड़ी, मतलब हार का सामना करना पड़ा। तो इससे ब्रिटेन की छवि को बहुत नुकसान पहुंचा था, जिसके बारे में खासकर इस प्रश्न में
पूछा भी गया है। लेकिन इस बार जिस तरह से स्वेज नहर कुछ दिनों के लिए बिल्कुल जाम हो गया था, एक जहाज जो एवर गिवन, ये जो एवर गिवन है, बहुत से अखबार में आपको एवर ग्रीन शब्द मिलेगा, जहाज का नाम है एवर गिवन। वो फंस गया था और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, क्योंकि सामान का आयात निर्यात बिल्कुल बंद हो गया, क्योंकि ये खासकर यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला ये बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है। खासकर भारत के संदर्भ में ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही है। जैसे कि अगर लंदन अगर हमें जाना हो तो देखिए, हम अगर पहले जो लंदन अगर हम जाते तो क्या करते कि इधर श्रीलंका से होकर के, अफ्रीका के बिल्कुल नीचे से होकर के पूरा घूम करके हम लंदन जाते, जिससे वास्को डिगामा एक प्रकार से कह लीजिए जिस रूट से आया था। लेकिन अब चूंकि स्वेज कैनाल बन गया है तो हम क्या करते हैं, बहुत सीधी सी बात है कि हम रेड सी पे जाते हैं, लाल सागर पे। लाल सागर से फिर हम भूमध्य सागर में, स्वेज नहर के भूमध्य सागर में पहुंच जाते हैं और फिर यूरोप में पहुंच जाते हैं। हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो कुछ बातें आपको जाननी चाहिए। पहली बात तो ये है कि 1869 में ये स्वेज नहर बना। और जो मैंने ब्रिटेन के क्राइसिस की बात कही ना, यह क्राइसिस 1956 में आया था। ये 193 किलोमीटर दोस्तों लंबी है, यह 205 मीटर चौड़ी है और 24 मीटर गहरी है। और यह जो नहर है यह उत्तरी हिंद महासागर को, अगर हम भारत की तरफ से लें तो उत्तरी हिंद महासागर को उत्तर अटलांटिक सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। इसी के साथ ही थोड़ा सा आप पनामा नहर के बारे में भी कर लीजिए। पनामा नहर जो है ये आपको, आप बिल्कुल चले जाइए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, वहाँ एक देश है कह लीजिए पनामा, उसी का अधिकार है, वहीं ये बना है। स्वेज नहर की तुलना में यह एक छोटी नहर है, यह केवल 82 किलोमीटर लंबी है। 1914 में ये बन करके तैयार हुई थी और ये बाकायदे प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो थोड़ा सा प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से इसे आपको जानना चाहिए और थोड़ा सा बेहतर तरीके से आप देख लेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है मैत्री सेतु। मैत्री सेतु जो बांग्लादेश और भारत के बीच में तैयार की गई है, फेनी नदी पर बनाई गई है और यह बाकायदे हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है त्रिपुरा का जो सबरूम, उसे बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ती है। 2 किलोमीटर लंबा यह सेतु है, फेनी नदी पर बना है, भारत और बांग्लादेश के बीच में। फ्रेंड्स, अब मैं 2-3 शब्दों पर आना चाहूँगा। शैडो पेड बेसिकली ये एक मेलवेयर है। मेलवेयर जो कंप्यूटर वगैरह में डाल दिया जाता है और एक तरह का वायरस है, तो मेलवेयर है, बस इतनी जानकारी रखिए। इसके बाद एक शब्द बीच में आया था शैडो महामारी, अखबारों में कहीं कहीं इसका उल्लेख मिलता है। तो यूएनओ ने एक नाम दिया है शैडो महामारी। शैडो महामारी वो खासकर घरेलू हिंसा में जो वृद्धि हुई है, इसे यूएनओ ने शैडो महामारी कहा है। शैडो महामारी तो ये घरेलू हिंसा में वृद्धि, यानी कि महिलाओं पर जो घर में हिंसा की जाती है, उसके लिए यूएनओ ने शब्द का इस्तेमाल किया है शैडो महामारी। यानी कि यह भी एक तरीके की महामारी ही है, लेकिन छिपी हुई है, शैडो महामारी। दोस्तों, एक और शब्द है, वो है रेड इको, RED और फिर ECHO, रेड इको। बेसिकली एक साइबर कंपनी है, चीन की साइबर कंपनी, जिस पर ये आरोप लगा था कि अक्टूबर में मुंबई में बिजली फेल हो गई थी। तो ये कहा जा रहा है कि इस कंपनी के हैकर्स ने यह काम किया था। यह बात अमेरिका ने भी कही है, लेकिन कोई बहुत एकदम परफेक्ट प्रमाण इसके बारे में नहीं मिलते हैं। लेकिन फिर भी चूंकि यह शब्द चर्चा में आया था रेड इको, तो आपको मालूम होना चाहिए। अब इस भाग का अंतिम शब्द है दोस्तों अमेजोनिया। कभी कभी प्री एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अमेजोनिया ये बेसिकली ब्राज़ील का एक उपग्रह है जो भारत के द्वारा मार्च में ही प्रक्षेपित किया गया था। ब्राज़ील का उपग्रह अमेजोनिया, शायद अमेजोनिया में अमेजन शब्द है ना, तो इसका नाम इसलिए रखा गया होगा कि जो अमेजन क्षेत्र में जो वन है, वनों की कटाई होती रहती है, आगजनी होती रहती है, तो ये जो उपग्रह है, तो ये जो उपग्रह है ये अमेजन क्षेत्र की बाकायदे निगरानी करेगा, तो इसका नाम है अमेजोनिया।
तो फ्रेंड्स, ये प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से मार्च महीने की जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी उसकी आपको थोड़ी सी जानकारी दी गई है। अब हम आते हैं मुख्य परीक्षा की दृष्टि से जो घटनाएं इम्पॉर्टेंट हैं उन पर। तो फ्रेंड्स, इस सेकेंड पार्ट की शुरुआत कर रहे हैं हम संसद द्वारा पारित एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विवादास्पद विधेयक से, जो सीधे सीधे दिल्ली राज्य की विधानसभा से जुड़ा हुआ है। और इस विधेयक का नाम है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र इन ब्रैकेट संशोधन विधेयक 2021। इंग्लिश में इसे कहते हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली इन ब्रैकेट अमेंडमेंट ब्रैकेट क्लोज बिल 2021। और शॉर्ट फॉर्म में आपको कहीं कहीं यह NCT दिल्ली ब्रैकेट में अमेंडमेंट बिल 2021 के नाम से भी पढ़ने को मिलेगा। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात की शुरुआत करूं, आइए पहले ये देख लेते हैं कि यह जो टॉपिक है एग्जामिनेशन की दृष्टि से किस एंगल से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी जब मैं चर्चा करूंगा तो आपको बाकायदे सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन का उसमें उल्लेख मिलेगा। यह डिसीजन 2018 में आया था और 2018 में ही जो मुख्य परीक्षा हुई थी इससे संबंधित प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिया गया था। और आप देखिए कि वह प्रश्न क्या है, क्योंकि जब हम किसी टॉपिक पर ये जानने की कोशिश करें कि इसकी तैयारी हम कैसे करेंगे, तो स्वाभाविक है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हमारी बहुत ज़बरदस्त रूप से मदद करते हैं। और फ्रेंड्स, केवल इसी टॉपिक के बारे में ही नहीं, बल्कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आपको कभी ऐसा लगता है कि इस पर प्रीवियस ईयर्स में कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा, तो आपको बाकायदे उसे कंसल्ट करना चाहिए। इससे आपकी जो प्रिपरेशन की डायरेक्शन है वो बहुत ही परफेक्ट होगी। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था वह मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके सामने रख रहा हूं। क्या उच्चतम न्यायालय का निर्णय ब्रैकेट में है जुलाई 2018, जो हमारे मेंस होते हैं वो जनरली सितंबर अक्टूबर में होते हैं, और ये जो डिसीजन आया है ये जुलाई में आया है। तो आप समझ सकते हैं कि 1.5-2 महीने पहले की घटना भी सीधे सीधे पूछ ली जाती है। क्या उच्चतम न्यायालय का निर्णय दिल्ली के उपराज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच राजनैतिक कशमकश को निपटा सकता है? परीक्षण कीजिए। 250 शब्दों में लिखना है और इसके लिए 15 मार्क्स रखे गए हैं। इंग्लिश में है वेदर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन ब्रैकेट जुलाई 2018 कैन सेटल द पॉलिटिकल टसल बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। एग्जामिन। ये प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों, अब जबकि अमेंडमेंट फिर हो गया है, एक नया बिल पारित हो गया है, तो सीधी सी बात है कि अब आपको सोचना ये होगा कि अब इस संदर्भ में, यानी कि ये जो अमेंडमेंट बिल पारित हुआ है, किस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बन रही हैं। वैसे बहुत कुछ इस बात की जानकारी, यदि हम बहुत सतर्क होकर के किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर एडिटोरियल कमेंट पढ़ रहे हैं, उस पर लिखे गए आर्टिकल्स के डायरेक्शन को देख रहे हैं, और फिर अगर हमें अपने सिलेबस की अच्छी जानकारी है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पर किस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। और फिर आपको चाहिए कि उससे जुड़े हुए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो फैक्ट्स आप अपने दिमाग में रख लें, और फिर जो प्रश्न पूछा जाएगा उन फैक्ट्स का सहारा लेकर के आप बहुत अच्छे एक उत्तर की बनावट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो आर्टिकल्स आपने पढ़े होंगे, मेरी समझ से आपके दिमाग में कुछ तरह के प्रश्न तो उभर ही रहे होंगे, जिनकी चर्चा मैंने डेली ऑडियो लेक्चर में अपने की भी थी। उदाहरण के तौर पर ये जो अमेंडमेंट बिल पारित हुआ है, पहली बात तो यह कि इसे जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है इसके विरुद्ध माना जा रहा है, कि हमारा जो संघात्मक स्वरूप है ये उस पर चोट पहुंचाता है। क्योंकि देखिए, संघात्मक स्वरूप का क्या मतलब है कि जो स्टेट हैं वो अपने में काफ़ी कुछ स्वतंत्र होंगे, यानी कि वो शक्ति के विकेंद्रीकरण की बात करता है।
जबकि इस संशोधन में आप देखिए कि सीधे सीधे शक्ति का केंद्रीकरण किया क्या गया है, यानी कि दिल्ली की जो निर्वाचित विधानसभा है उसको एक प्रकार से आप यूं कह लीजिए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के कंट्रोल में ला दिया गया है। तो सीधी सी बात है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर पर चोट पहुंचा रहा है। और अगर फेडरल स्ट्रक्चर पर चोट पहुंचा रहा है तो इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न बनता है कि एक लोकतंत्र की आत्मा के विरुद्ध है। हालांकि दोनों कहीं ना कहीं एक जैसे ही हैं, लेकिन बिल्कुल एक नहीं है, क्योंकि जब हम लोकतंत्र के आत्मा की बात करेंगे तब फिर हमें विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि और वहां की जनता, इन सब के बारे में बात करना होगा कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं जो निर्वाचित होकर के आएंगे उनके हाथ में कुछ ही नहीं है, तो वो कैसे अपने लोगों के प्रति जिम्मेदारी निभाएंगे जिन्होंने उन्हें प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। तो उस तरीके से उसके उत्तर की शुरुआत होगी। जबकि जो फेडरल स्ट्रक्चर की बात है वो सीधे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें कही गई हैं उसके तहत उसकी शुरुआत होगी। तो दोस्तों, ये दो प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण बनते हैं। तीसरा आप यूं कह लीजिए कि संविधान की आत्मा के विरुद्ध है। जब हम संविधान की आत्मा के विरुद्ध है कहेंगे तब फिर दोनों चीजें आएगी, संविधान की आत्मा और साथ ही साथ संविधान में जो फेडरल स्ट्रक्चर की बात कही गई है वो। तो यानी कि शुरू में जो दो प्रश्न मैंने आपको बताए थे उन दोनों का मिक्स इस तीसरे प्रश्न में है। तो मैं अब इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके आपके सामने कुछ तथ्य प्रस्तुत करने जा रहा हूं। पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड को देख लेते हैं, क्योंकि हिस्ट्री भी आपके सिलेबस में है। तो देखें कि दिल्ली किस तरीके का रहा है, और मैं उसके बहुत पुराने इतिहास पर नहीं जा रहा हूँ, मेडिवल पीरियड पर कि इसकी राजधानी रही उसकी राजधानी रही, नॉट एट ऑल। हमारा जो वर्तमान प्रशासनिक स्वरूप है वो बहुत कुछ अंग्रेजों की देन है, तो हम अंग्रेजों के समय से ही इसे लेकर देखते हैं। आपको मालूम है कि सन 1911 में दिल्ली में राजधानी शिफ्ट की गई, कैलकाटा से दिल्ली राजधानी आई और जिसके लिए बहुत बड़ा दरबार भी लगा था, राइट। और फिर उसी साल दिसंबर में, यानी कि 1911 के ही दिसंबर में, यह दिल्ली जो पहले पंजाब राज्य में हुआ करता था, तो यही दिल्ली जो पहले पंजाब राज्य का हिस्सा हुआ करती थी उसको पंजाब राज्य से अलग कर दिया गया और सीधे सीधे केंद्र शासन के अधीन ले लिया गया। अब आप देखिए, केंद्र शासन के अधीन ले लिया गया। इस संशोधन के जरिए भी यही किया गया है। मतलब डायरेक्ट तो आप नहीं कह सकते, विधानसभा रहेगी, विधानसभा खत्म नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वह केंद्र शासन के अधीन आ गया है। तो जब चूंकि वो केंद्र शासन के अधीन में हो गया तो वहां का जो प्रशासक था वो कौन बना? चीफ कमिश्नर। मतलब दिल्ली का प्रशासन चीफ कमिश्नर के हाथ में। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो आपको मालूम है कि इस तरह के हमारे कुछ स्थान थे जो सीधे चीफ कमिश्नर के हाथों कंट्रोल्ड होते थे, जिनमें अजमेर, दुर्ग और दिल्ली तो थे ही। अब आप देखिए कि जब संविधान हमारा बन रहा था तो उस समय बाकायदे संविधान सभा ने, हमारे पट्टाभी सीतारमैया जो कांग्रेस के एक बहुत ही बड़े लीडर रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बना दी और उनसे कहा गया कि आप बताइए कि दिल्ली के राज्य का स्वरूप कैसा हो, दिल्ली का स्वरूप कैसा हो। तो उस समिति ने बाकायदे वाशिंगटन डीसी, लंदन, ओटावा, कैनबरा, यहाँ की शासन व्यवस्था को देखा, समझा, अध्ययन किया, क्योंकि ये इनका भी जो पैटर्न है लगभग लगभग दिल्ली जैसा ही है। यानी कि ये अपने देश की राजधानी भी हैं और अपने आप में एक तरीके से राज्य भी हैं। तो वहाँ किस तरह का पैटर्न है, और उन सबको देखने के बाद इस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में ये कहा कि दिल्ली में विधानसभा होनी चाहिए। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर बाकायदे उपराज्यपाल की नियुक्ति हो और राष्ट्रपति के अधिकार को सर्वोच्च माना जाए। तो ठीक है, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया और उसी तरह से केंद्र सरकार के अधीन ही दिल्ली की व्यवस्था चलती रही। मैं भी जिस समय की बात कर रहा हूँ, मतलब ये जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय की बात है, उस समय दिल्ली की आबादी बहुत कम थी। तो उस समय ये कहा जाता है कि बड़े आराम से जो दिल्ली की व्यवस्था थी वो किसी भी नगर निगम के द्वारा चलाया जा सकता था। अभी भी आप देखिए कि बम्बई जैसे बड़े बड़े शहर हैं, हमारे पास कैलकाटा है, तो वो तो इंडिपेंडेंट राज्य नहीं है। कलकत्ता वेस्ट बंगाल की राजधानी है, जो मुंबई है वो महाराष्ट्र की राजधानी है। बड़े बड़े शहर इस तरह से चल रहे हैं।
तो कुछ लोग तो ये प्रश्न भी करते हैं कि भाई वहाँ राज्य होना ही क्यों चाहिए, कि अलग से क्यों राज्य बना दिया गया, नगर निगम चलाते रहते। लेकिन खैर वो एक अलग मुद्दा है, वैसे आप अपने आंसर में ये प्रश्न उठा सकते हैं। खैर दोस्तों, चलता रहा। जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो दिल्ली में अलग से विधानसभा की मांग करने लगी, जिसमें कुछ भारतीय जनता पार्टी भी थी, जो भी केंद्र में सरकार के सबसे प्रमुख धड़ा है, सबसे प्रमुख भाग है। तो इसके बाद फिर केंद्र सरकार ने 1987 में न्यायमूर्ति सरकारिया का नाम आपने सुना होगा, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई। लेकिन जब फिर बाद में सरकारिया जी को प्रेस परिषद का अध्यक्ष बना दिया गया तो न्यायमूर्ति बालाकृष्णन को यह जिम्मेदारी दी गई, और न्यायमूर्ति बालाकृष्णन ने 1989 में अपनी रिपोर्ट में एक प्रकार से पट्टाभी सीतारमैया की चर्चा करते हुए उन्हीं की बात को कंटिन्यू कर दिया, यानी कि यहाँ विधानसभा होनी चाहिए। और दोस्तों, इनकी रिपोर्ट के बाद फिर संविधान में एक संशोधन किया गया 1991 में। ये बातें अब तथ्य की हैं और आपके दिमाग में मौजूद होनी चाहिए। 1991 में एक संशोधन किया गया, इस संशोधन का नंबर है 69, 69वां संशोधन किया गया। और इस संशोधन में एक नया प्रावधान जोड़ा गया, संविधान में शामिल किया गया, वो है 239AA। ये याद रखिएगा, 239AA। अब आप देखिए कि इस 239AA के जरिए क्या हुआ। सबसे बड़ी बात जो आपको जाननी है वो ये है कि इसके माध्यम से, या यूँ कह लीजिए इसके जरिए, दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश से अलग एक राज्य का दर्जा मिल गया। देखिए, हमारे दूसरे भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसे अलग से राज्य का दर्जा मिल गया। और जो 239AA है उसमें ये व्यवस्था की गई कि 3 विषय ऐसे होंगे जो पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन होंगे। 3 विषय ये है कानून व्यवस्था, दूसरा ये आप याद होने चाहिए, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, कानून व्यवस्था, पुलिस और दिल्ली के अधीन आने वाली जमीन, लैंड। इन तीनों पर सीधे केंद्र सरकार का नियंत्रण होगा और बाकी के लिए विधानसभा अपने आप में स्वतंत्र होंगे। तब कुल मिलाकर के ये है कि दिल्ली में विधानसभा बन गई, चुनाव होने लगे, बाकायदे विधानसभा काम करने लगी, लेकिन हमेशा मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में विवाद की स्थिति बनी रही। और विवाद की स्थिति होती थी अधिकारों को ही लेकर। ऐसा नहीं कि ये कोई केजरीवाल जी के समय में ही हो रहा है, इससे पहले यहाँ तक कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती थी तब भी इस तरह के विवाद होते थे। केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, यहाँ तक कि दिल्ली में कांग्रेस की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हैं, उस समय भी इस तरह की टसल्स होते रहते थे, वाद विवाद होते रहते थे। क्योंकि अब आप देखिए कि कानून व्यवस्था, पुलिस, ये 2 सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, ये तो केंद्र सरकार के अधीन हो गए और बाकी जिम्मेदारियां विधानसभा के अधीन हैं। विधानसभा के जो प्रतिनिधि हैं वो जनता से जाते हैं, कहते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए ये करेंगे, लेकिन उनके अधिकार उनको पूरे मिले नहीं हैं विधानसभा को। तो ऐसी स्थिति में लगातार विवाद चलता रहता था। और ये जरूर है कि जब आप पार्टी सत्ता में आई और केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो उनकी जीत को देखकर वास्तव में जो दूसरी पार्टियां थी वो अंदर से हिल गई और धीरे धीरे आप पार्टी का बहुत ज़बरदस्त नियंत्रण भी लगातार दिल्ली पर होता चला जा रहा है। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि शायद इसीलिए फिर केंद्र की सरकार ये संशोधन विधेयक लेकर आई है। खैर, जो भी हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच लगातार टसल चलते रहे बहुत से मुद्दों को लेकर के, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने राजभवन के सामने धरना भी दिया, लगातार मांगे होती रहीं। तो अंत में जाकर के फिर केंद्र ने निर्णय लिया इस संशोधन विधेयक को लाने का, और यह संशोधन विधेयक बाकायदे संसद के द्वारा मार्च 2021 में पारित हो गया। अब आप देखिए कि संशोधन के मुख्य बिंदु क्या है, बस आपको इन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना होगा, फिर आप इसकी समीक्षा करते जाइएगा। मैं बहुत विस्तार में जाना नहीं चाहूँगा, आप खुद बड़े आराम से समझ जाएंगे। एक तो इसका जो उद्देश्य ही है वो क्या है। इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा करना है।
यहाँ तक कि संसद में जब बार बार आरोप लगाया जा रहा था इस विधेयक को लेकर के कि सरकार राज्य के शक्तियों को खत्म करना चाह रही है, तब भी सरकार की तरफ से यही बात कही जाती थी कि नहीं, हमारा ये उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में जो लगातार अधिकारों को लेकर के टसल होती रहती थी वो विवाद खत्म हो जाए और स्पष्ट रूप से उसका बंटवारा हो जाए। ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है विधेयक में कि सरकार का अर्थ उपराज्यपाल होगा। अब आप देखिए, सरकार का अर्थ उपराज्यपाल होगा, बात खत्म हो गई। अब आप देखिए कि इसमें सीधी सी बात है कि सरकार का अर्थ उपराज्यपाल होगा, वहां तक तो ठीक है, लेकिन उनके अधिकारों को इस तरीके से रखा गया है कि विधानसभा के जो सदस्य हैं या जो चीफ मिनिस्टर हैं या जो हमारी कैबिनेट है वो बिना लेफ्टिनेंट गवर्नर के सहयोग के, उनकी अनुमति के, कह लीजिए सहयोग की तो बात छोड़िए, अनुमति के कुछ कर ही नहीं सकते। आगे चल करके देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया। बाकायदे इस विधेयक के द्वारा जो उपराज्यपाल की शक्तियां थी उनको विस्तृत कर दिया गया। विवेकाधीन शक्तियां क्या थी? ये 3 थी जो मैंने आपको बताया कि लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस। तो उपराज्यपाल के विवेकाधीन शक्तियों का विस्तार कर दिया गया और दिल्ली सरकार को यानी कि विधानसभा को कहा गया कि आप कानून बनाएंगे। लेकिन कैसे बनाएंगे कानून? अब आप देखिए, पेंच यही है। यह है कि इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई कि दिल्ली सरकार, जब मैं दिल्ली सरकार कह रहा हूं तो दिल्ली सरकार का यहां अर्थ आप विधानसभा से लगाइएगा, है ना, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद से, कि कोई भी निर्णय जब लेगी तो उस निर्णय को लागू करने से पहले बकायदे उसके बारे में उपराज्यपाल को बताना होगा और इसके लिए उपराज्यपाल को पर्याप्त समय देना होगा कि उस पर फैसला ले सके। अब आप देखिए, मतलब कुछ भी फैसला करेगी दिल्ली की सरकार यानी कि विधानसभा तो बकायदे उसके पहले उन्हें उपराज्यपाल को बताना पड़ेगा। आप यूं कह लीजिए कि उपराज्यपाल की मंजूरी लेनी पड़ेगी, तो बात खत्म हो गई। उपराज्यपाल मंजूरी देंगे तो ठीक है, मंजूरी नहीं देंगे तो बात खत्म हो गई। अब आप देखिए कि जो राज्यपाल की स्थिति होती है केंद्र में, जिसको लेकर के हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि किस तरह से राज्यपाल जो है एक तरह से केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है, एजेंट की तरह काम करता है। अगर दोनों जगह अलग अलग पार्टियों की सरकार हुई तो लगभग वही स्थिति यहां भी दिखाई देगी। आगे चल करके ऐसी स्थितियां होंगी। यहां तक कह दिया गया कि जो दिल्ली की विधानसभा है वो दिल्ली के दैनिक प्रशासन के मामलों में भी कोई नियम नहीं बना सकती बिना उपराज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के। ये इस संशोधन विधेयक के कुछ मुख्य प्रावधान थे। अब आप देखें कि इस प्रावधान में आपको बहुत आराम से ये तथ्य मिल जाएंगे कि किस प्रकार से हमारा फेडरल स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सारी शक्तियाँ उपराज्यपाल के हाथ में आ गई हैं। लोकतंत्र की आत्मा दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि हमारे जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वही तो जनता के लोगों को जानते हैं। चुनाव के समय घोषणा पत्र के जरिए वो वायदे करके आते हैं और उन वायदों को पूरा करने का दायित्व अब उन पर होता है। और फिर जब अगली बार वो चुनाव के लिए उनके सामने जाएंगे तो क्या कहेंगे कि उपराज्यपाल ने हमें नहीं करने दिया। यानी कि जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जो जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, आप देखिए कि कैसे उनके अधिकारों को शून्य बना दिया गया है इस संशोधन विधेयक के द्वारा। और मजेदार बात यह है कि जैसा मैंने कहा कि आप पार्टी और उपराज्यपाल में लगातार लंबे समय तक ये टसल चलती रही, तो 2018 में जिसकी चर्चा मैंने शुरू में की, सुप्रीम कोर्ट ने बकायदे ये अपना निर्णय दिया था, बहुत स्पष्ट रूप से निर्णय दिया। मतलब उसमें कोई, आप यूं कह लीजिए कि कहीं किसी भी तरह की ऐसी स्थिति नहीं है कि उसकी अलग तरीके से व्याख्या की जाए। उसने बहुत साफ तौर पर कहा था कि नहीं, जो निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं वही सब कुछ है, जो उपराज्यपाल है उसकी स्थिति एक प्रशासक की स्थिति है, तो जो मुख्यमंत्री हैं वही एक प्रकार से राज्य के प्रमुख होंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया था कि जो उपराज्यपाल हैं वो उन्हें सरकार की सलाह पर ही काम करना होगा और साथ ही साथ बाकायदे सरकार को अपना सहयोग भी देना होगा। लेकिन यहाँ स्थिति बिल्कुल उलट दी गई है।
तो फ्रेंड्स, इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो मैंने आपको बताए हैं। केवल महत्वपूर्ण तथ्य मैंने अपने आप को उलझाने से बचाने की कोशिश की है, और मुझे लगता है कि जो मैंने अभी आपको 5-6 फैक्ट्स बताए हैं, अगर यही फैक्ट्स आपके दिमाग में बने रहेंगे तो इससे संबंधित जब कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप बड़े आराम से उसके आंसर लिख कर आ सकेंगे। अब हम आते हैं दोस्तों दूसरे टॉपिक पर, और जो दूसरा टॉपिक है क्वाड, यानी कि किस तरीके से जो क्वाड एक संगठन है कह लीजिए, वह अब लगातार सक्रिय होता जा रहा है। क्वाड क्वाड के बारे में हम लोग बहुत बातें कर चुके हैं कि यह 4 देशों का एक समूह है, आप संगठन भी कह सकते हैं। QUAD, क्वाड को एक प्रकार से चतुर्भुज के नाम से भी जाना जाता है, और इंग्लिश में इसे कहा जाएगा क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। हिंदी में आप कह सकते हैं सामरिक सुरक्षा के लिए बना चतुर्भुजीय संगठन, सामरिक सुरक्षा के लिए बना। ये अभी चर्चा में क्यों आया? 2-3 कारणों से ये चर्चा में आया है, बस आप उसे भर देख लीजिए। पहली बात तो यह है कि अमेरिका में जैसे ही चुनाव हुए और जो बाइडेन राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने खासकर ट्रंप की जो चीन के प्रति नीति थी उसे ही कंटिन्यू रखा। चीन के साथ आप देख रहे थे कि अमेरिका और चीन के बीच में लगातार एक ट्रेड वार चल रहा था, तो जो बाइडेन ने ट्रंप की इस नीति को कंटिन्यू रखा, और बाइडेन बहुत अच्छे तरीके से समझ गए कि जो चीन की जो विस्तारवादी जो नीति है, खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में और दक्षिण चीन महासागर में लगातार वो फैलता चला जा रहा है, उसको रोकने के लिए जो सबसे शक्तिशाली जो अस्त्र हो सकता है वो क्वाड संगठन है, जिसका खुद सदस्य है। आप जानते हैं कि इसमें 4 देश हैं, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ठीक है, तो इन चारों ने अभी एक मीटिंग की। अभी जो मीटिंग हुई वर्चुअल मीटिंग हो रही है, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इससे पहले अभी तक जो क्वाड था एक प्रकार से निष्क्रिय सा ही संगठन था, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था, लेकिन जो बाइडेन के प्रयास से ये एकदम से एक्टिव हो गया। और अभी जो इनकी वर्चुअल मीटिंग हुई उसमें उन्होंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए। ये नहीं कि आपस में मिल लिया और आपके हमारी जो बंगाल की खाड़ी में जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास होते हैं वो कर लिया और बात खत्म हो गई, क्योंकि इन्हें लगा कि अगर हम इस पूरे क्षेत्र में अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं, यानी कि चीन के प्रभाव को रोकना चाहते हैं, तो हमें और भी कुछ करना पड़ेगा, केवल इस नौसैनिक अभ्यास से कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने कुछ इस तरह के कदम उठाए कि इसके आसपास जो छोटे राष्ट्र हैं वह भी क्वाड के प्रति एक सद्भाव विकसित कर सकें। तो देखिए अभी जो निर्णय लिए गए वो क्या लिए गए। पहला तो ये निर्णय ये लिया गया, मतलब ये घोषणा कर दी गई कि जो हिंद महासागर प्रशांत क्षेत्र है इसको हमें मुक्त रखना है, यानी कि किसी के अधिकार में नहीं होगा। इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, यानी कि ये सबके लिए ओपन हो, समावेशी बनाना है, इसको सबके लिए ओपन हो, यानी कि जो महासागर है सब वहाँ बड़े आराम से बड़ी निश्चिंतता के साथ आ जा सके। दूसरा, उन्होंने जलवायु परिवर्तन का जो मामला है उस जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए भी आपस में मिलकर काम करने की बात कही। अब देखिए जलवायु परिवर्तन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन बने हुए हैं, बाकायदे संधियां हुई हैं, पेरिस जलवायु संधि आपको बहुत अच्छे से मालूम, लेकिन इन लोगों ने भी किया कि नहीं, हम इस क्षेत्र में खासकर जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए काम करेंगे, और उसके लिए बाकायदे एक कार्य समूह भी बना दिया गया। लेकिन एक जो बहुत बड़ा कदम उठाया गया वो खासकर कोरोना के संदर्भ में ये कहा गया कि कोरोना के मामले को देखते हुए बाकायदे इन क्षेत्रों में टीका पहुंचाया जाएगा, कोरोना के वैक्सीन्स पहुंचाई जाएंगी, और इस वैक्सीन को बनाने के लिए जो धन लगेगा उसकी व्यवस्था अमेरिका करेगा, और भारत उस टीके का उत्पादन करेगा, और जो टीका उत्पादित होगा तो जो ऑस्ट्रेलिया है वो पूरे के पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के दूर दराज इलाके में इस टीके को पहुंचाएगा, यानी कि वैक्सीन की सप्लाई करेगा। अब आप देख रहे हैं 3 चीजें बहुत स्पष्ट हो गई। पहली बात आप कह सकते हैं समुद्री सुरक्षा, जिसे समावेशी बनाना है। दूसरा जलवायु परिवर्तन, और तीसरा कोविड के मामले को लेकर के टीका पहुंचाने की व्यवस्था। इसीलिए मैंने कहा कि अब जो
क्वाड है वो बहुत ही सक्रिय होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए बहुत से लोगों ने इसे नाटो नाम दिया, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो बेसिकली एक सामरिक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसे नाटो कहना उतना सही नहीं होगा। कुछ लोगों ने इसे कहा कि कोल्ड वार के बाद ये दूसरी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। देखते हैं क्या कितनी महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि आगे चल करके और भी जो दूसरे देश हैं वो क्वाड के साथ जुड़ना पसंद करें, और ख़ासकर ब्रिटेन और यूरोप के कुछ देशों ने, फ्रांस वगैरह ने इस तरह की अप्रत्यक्ष रूप से अपनी इच्छा जाहिर भी की है कि वो इससे जुड़ना चाहेंगे। और फिर इधर जो पूरे के पूरे दक्षिण प्रशांत क्षेत्र के छोटे छोटे जो राष्ट्र हैं, जिसमें ताइवान और वियतनाम वगैरह हैं, जो चीन से खासकर परेशान हैं, वो भी हो सकता है कि आगे चल कर के क्वाड में जुड़े। तो ये उम्मीद की जा रही है कि भविष्य का ये बहुत बड़ा ऐसा संगठन होगा जो इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने में बहुत बड़ा रोल निभाएगा। और इससे भी बड़ी बात यह है कि ये चीन का जो मंसूबा है इस क्षेत्र पर अधिकार करने का, दक्षिण चीन सागर में वो दुनिया भर के अपने सैन्य अड्डे बना रहा है, उन पर नियंत्रण हो सकेगा। तो दोस्तों, ये क्वाड की एक बहुत बड़ी से आप सफलता मान सकते हैं और बहुत बड़ा एक माइलस्टोन भी माना जा सकता है। फ्रेंड्स, अगली महत्वपूर्ण घटना है भारत और बांग्लादेश के संबंधों में आई नई मजबूती। अपने डेली ऑडियो लेक्चर में मैंने आप सबसे ये कहा था कि भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं उसमें अभी जो ताजगी आई है, या यूँ कह लीजिए कि पहले के संबंध जो ज़्यादा सीमेंटेड हुए हैं, इनको देखते हुए मेंस के लिए यह टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। सन 2013 में आइए देखते हैं कि बांग्लादेश से संबंधित किस तरह का प्रश्न पूछा गया था जनरल स्टडीज़ के सेकंड पेपर में। इस प्रश्न के आधार पर हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में अगर कभी भारत और बांग्लादेश को लेकर के कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वह किस प्रकार का होगा। तो मैं पहले प्रश्न पढ़ रहा हूँ। बांग्लादेश के ढाका में शाहबाग स्क्वायर में हुए विरोध प्रदर्शनों ने समाज में राष्ट्रवादी व इस्लामी शक्तियों के बीच मौलिक मतभेद उजागर किया है। भारत के लिए इसका क्या महत्व है? 200 शब्दों में लिखना है, 10 मार्क्स का है। इंग्लिश में है, द प्रोटेस्ट्स इन शाहबाग स्क्वायर इन ढाका इन बांग्लादेश reveal a fundamental split in society between the nationalist and Islamic forces. What is its significance for India? 200 words. देखिए, जब आप इस क्वेश्चन के स्वरूप पर जाएंगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको लगेगा कि इसका जो पहला वाक्य है वो सिर्फ घटना को बता रहा है कि वहाँ ऐसे विरोध प्रदर्शन हुए और इस विरोध प्रदर्शन से ये लगा कि वहाँ का जो समाज है वो राष्ट्रवादी और इस्लामिक शक्तियों के बीच में बटा हुआ है। राइट? तो ये विभाजन है, समाज का विभाजन, या कह लीजिए कि इससे रिलेटेड फिर पॉलिटिकल पार्टीज भी हो जाती हैं। लेकिन जो प्रश्न है मूलतः वह है भारत के लिए इसका क्या महत्व है। तो देखिए, यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बांग्लादेश पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो खासकर फ्रेंड्स, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं उनके केंद्र में आपको हमेशा भारत की मौजूदगी मिलेगी। इसलिए जब भी आप किसी देश के साथ या किसी घटना के संदर्भ में इंटरनेशनल अफेयर्स को पढ़ें तो उसमें आप विशेष रूप से इस बात पर जोर दीजिए कि भारत का इससे क्या संबंध है, भारत इसके लिए क्या कर रहा है, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह के तथ्यों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो अब हम आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर कि भारत और बांग्लादेश के संबंधों में अभी किस तरह की मजबूती आई है। फ्रेंड्स, मैं इस बात पर नहीं जा रहा हूं कि 1971 में बांग्लादेश के निर्माण में भारत की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनफैक्ट सच पूछिए तो भारत के कारण ही बांग्लादेश का निर्माण हो सका है। हम उन बातों पर नहीं जाते। अभी जो लेटेस्ट घटना हुई है केवल हम उन्हीं तक अपने को सीमित रखते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश गए। पहली बात तो यह है कि इस कोरोना काल में 15 महीने से जब प्रधानमंत्री जी कहीं की यात्रा नहीं कर रहे हैं विदेश की, या कह लीजिए कि दुनिया के जो दूसरे देश हैं उनके भी राष्ट्र प्रमुख यात्रा नहीं कर रहे हैं कोरोना के कारण, ऐसी स्थिति में भी प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश की यात्रा पर गए। पहली बात।
तो ये हमारे संबंधों की देखिए कैसे जो गर्मी है उसे दिखा रहा है। और गए भी तो किस पर्पज से गए? दो कारण। फिर हमें हमारे जो इमोशनल टाइज है उनके साथ, जो एक भावनात्मक संबंध, यह दिखाई देता है। क्योंकि ये जो बांग्लादेश है अपनी स्थापना का 50वां वर्ष मना रहा था, और साथ ही साथ इनके जो राष्ट्रपिता ही हैं, कह लीजिए शेख मुजीबुर रहमान, जिनके नेतृत्व में बांग्लादेश का गठन हुआ है, उनकी 100वीं जन्म तिथि थी। अब आप देखिए कि दोनों बहुत ही भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, और बाकायदे हमारे प्रधानमंत्री जी गए, और सच पूछिए तो हमारे प्रधानमंत्री जी दुनिया के ऐसे प्रमुख व्यक्ति बने, किसी सरकार के प्रथम व्यक्ति बने जो बाकायदे शेख मुजीबुर रहमान के मकबरे पर गए हैं। वहां बाकायदे उन्होंने उसके दर्शन किए, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ये फिर से एक इमोशनल गहराई को बता रहा है। और पहले से हमारी पृष्ठभूमि तो एक जैसी है, काफ़ी कुछ एक जैसी मिलती है, क्योंकि जो इंटरनेशनल हमारे रिलेशंस होते हैं, याद रखिए कि उसमें जो हमारे ऐतिहासिक संबंध है, सांस्कृतिक संबंध होते हैं, बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, और बांग्लादेश के साथ ऐसा है ही, आप जानते ही हैं। तो दोस्तों अब आप देखिए कि वहाँ जाने के बाद और क्या क्या हुआ है। प्रधानमंत्री जी केवल यहीं नहीं गए, बल्कि वो एक स्थान पर गए, ओराकांडी, जहाँ हरिचंद ठाकुर जी का मंदिर है, और वह मंदिर मतुआ समुदायों से जुड़ा हुआ मंदिर है। उन्होंने धार्मिक सुधार की शुरुआत की थी मतुआ समुदाय के लिए, वहाँ भी वो गए। तो यह भी एक तथ्य को बता रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री वहाँ के लोगों से भी सीधे सीधे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। वहां जाने के बाद फिर अब और क्या हुआ है, आइए अब उन बातों को थोड़ा सा देख लेते हैं, अपने को अपडेट करने के लिए। न्यूज़ में आपने सुना होगा कि बाकायदे हमारे प्रधानमंत्री जी ने ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच एक नई रेल की शुरुआत की, यात्री ट्रेन की शुरुआत की, जिसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। मिताली यानी कि मीत, दोस्ती, मैत्री का एक्सप्रेस। इससे पहले आपको मालूम है कि फेनी नदी पर बाकायदे एक सेतु बनाया गया है, और उसे नाम दिया गया है मैत्री सेतु, और यह मैत्री सेतु हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को ढाका से जोड़ता है। तो देखिए वहाँ मैत्री सेतु है, और यहाँ मिताली एक्सप्रेस। और देखिए कि दूसरा क्या हुआ कि बाकायदे हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहाँ के जो स्टार्टअप थे उनको आमंत्रित किया कि आप भारत में आइए और अपने उद्योग लगाइए। यहाँ तक कि वहाँ के जो युवा थे उनके लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की घोषणा की। इसके साथ ही साथ बांग्लादेश भारत डिजिटल सर्विस एंड एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग सेंटर जो हमारा है, उसके माध्यम से वहाँ बांग्लादेश के जो युवा हैं उन्हें सहायता देने की बात कही। और ख़ासकर इस कोरोना के पीरियड में जो वैक्सीन मैत्री चल रही है, या कह लीजिए कि वैक्सीन डिप्लोमेसी चल रही है, उसके तहत बांग्लादेश को 12 लाख वैक्सीन भेजी गई, 12 लाख। और साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी उनको 109 एम्बुलेंस कार की चाबी भी सौंपी। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है। ये एक छोटी छोटी घटनाओं के बारे में मैं केवल आपको बता रहा हूँ जो हमें दिखाई देती हैं। इतना ही नहीं बल्कि बाकायदे हमारे प्रधानमंत्री जी और जो ढाका की जो प्रधानमंत्री हैं उनके बीच में कुछ विषयों पर सहमति पत्र पर भी हस्ताक्षर हुए हैं, और इनमें जो इम्पोर्टेंट विषय हैं बस थोड़ा सा सुन लीजिए, बस ध्यान में रखिएगा। आपदा प्रबंधन। अब आप देखिए कि बांग्लादेश और इधर पश्चिम बंगाल तो सटा हुआ है, तो अगर कोई तूफान आएगा तो दोनों देशों में ही आएगा। सुंदरवन आप जानते हैं कि दोनों ही देशों में फैला हुआ है। तो आपदा प्रबंधन, खेल और युवा मामले, व्यापार और तकनीकी, इन जैसे विषयों पर बाकायदे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया, जिसे आप कहते हैं सहमति पत्र। इन पर आगे चल करके काम होगा। दोस्तों कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि किस तरीके से जो हमारे प्रधानमंत्री हैं अपने पूरे के पूरे कार्यकाल के दौरान जो पड़ोसी प्रथम है उस नीति का एक तरह से भावनात्मक रूप में भी पालन कर रहे हैं। भावनात्मक रूप में पालन करने की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं कि जब पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तो जब विदेश जाने की बात आई थी तो हमारे प्रधानमंत्री भूटान गए थे, पड़ोसी। इसके बाद दूसरे कार्यकाल में कहाँ गए? मालदीव गए, पड़ोसी। और अभी कोरोना काल के बाद इतने लंबे गैप
के बाद जब बाहर जाने की बात हुई तो वो गए बांग्लादेश। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो भारत है वो अब अपनी नीतियों में जो पड़ोसी प्रथम को अपना रखा है उसे कितना अधिक महत्व दे रहा है। दोस्तों, केवल यही नहीं, एक और भी महत्वपूर्ण घटना हुई है और मुझे लगता है कि इसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि हमारे यहाँ गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा दिया गया सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा पुरस्कार है। यह पुरस्कार 2020 का पुरस्कार बाकायदे शेख मुजीबुर रहमान जी को देने की घोषणा की गई। शेख मुजीबुर रहमान। तो डेफिनेटली इससे भी ये पता चलता है कि कैसे दोनों देशों के बीच में भावनात्मक संबंध लगातार तेज होते जा रहे हैं। अब यहाँ दो बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। पहली बात तो यह है कि जो बांग्लादेश है वो अब धीरे धीरे, हालांकि 50 वर्ष ही उसे हुए हैं, लेकिन जो संकेत होते हैं, जीवन के संकेत, जीडीपी और जो दूसरे क्षेत्रों की गतिविधियां हैं उनमें बेहतर कर रहा है। पाकिस्तान से इसकी स्थिति काफ़ी बेहतर हो गई है और बहुत से मामलों में तो ये भारत से भी बेहतर है। इसका मतलब है कि अब यह बाकायदे विकासशील देशों में शामिल हो गया, अविकसित देशों से ऊपर उठ करके विकासशील देशों में, और बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। तो अगर हमारा व्यापार इसके साथ बढ़ता है तो डेफिनेटली वो भारत के लिए और बांग्लादेश के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट होगा। और साथ ही साथ जो इससे भी इम्पॉर्टेंट बात है, जो डिप्लोमेटिक बात है, वो ये है कि चीन लगातार बांग्लादेश में अपनी आर्थिक और रक्षा संबंधी जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें बढ़ाता चला जा रहा है और ये भारत के लिए एक चुनौती है। आप जानते हैं कि चीन बांग्लादेश में, इधर श्रीलंका में और आपके नेपाल में लगातार घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। मतलब अपने ढंग से, खासकर वो आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से ज़्यादा वो करता है। तो अब भारत के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो चीन की इस चाल को समझे और इसका कूटनीतिक जवाब दे। और भारत के लिए इसकी बहुत अधिक संभावनाएं हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुत ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक रिश्ते रहे हैं और वो आज के नहीं हैं, प्राचीन समय से रहे हैं, जबकि चीन के साथ इस तरह के कोई रिश्ते नहीं हैं। तो इस तरीके से बांग्लादेश से जुड़कर भारत चीन की जो रणनीति है, जो कूटनीति है, उसका जवाब देने में सक्षम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये बांग्लादेश के बारे में कुछ अपडेट थी। अब मैं आता हूँ इसके तीसरे भाग पर, और जो तीसरा भाग है दोस्तों वो संदर्भ का भाग है। और इस संदर्भ में मैं कुछ तथ्य आपके सामने बस बताने जा रहा हूँ, 3-4 तथ्य। इनका इस्तेमाल आप अपने मेन एग्जामिनेशन के आंसर राइटिंग में, निबंधों में और भी दूसरे स्थानों पर आप कर सकते हैं। पहला तथ्य, कोरोना काल में जो गरीबी बढ़ी है उस पर एक छोटी सी रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट दी है अमेरिका की संस्था है प्यू रिसर्च सेंटर। प्यू रिसर्च सेंटर, रेफरेंस को नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। उसने क्या कहा है? उसने ये कहा है कि 2020 में पूरी दुनिया के 13 करोड़ मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के लोग एकदम से पॉवर्टी लाइन के नीचे पहुंच गए। देखिए, क्लास जो रखा है मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के लोग, यानी मोटे तौर पर कह लीजिए मध्यम वर्ग के लगभग 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गए सन 2020 में। ठीक है, ये तो सामान्य सा स्टेटमेंट हो गया, लेकिन इससे भी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इन 13 करोड़ में से जो 7.5 करोड़ लोग हैं वो भारत के हैं। सोचिए, 7.5 करोड़ लोग भारत के हैं, यानी कि टोटल का लगभग 57%। जबकि हमारी आबादी विश्व की कितनी है? 18%। हम विश्व की केवल 18% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन जो गरीबी की बात आई तो हम 57 का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसका मतलब है कि भारत में इस दौरान सन 2020 के कोरोना पीरियड में गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। फ्रेंड्स, एक दूसरा स्टेटमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। डेली ऑडियो लेक्चर में मैंने इसकी चर्चा की थी, लेकिन हाईलाइट में इसके माध्यम से कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने खासकर आर्मी से जुड़े हुए एक केस की सुनवाई करते हुए ये कहा था, खासकर ये केस महिलाओं से जुड़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि हमें यहाँ यह स्वीकार करना होगा कि हमारे समाज का ढांचा पुरुषों के द्वारा और पुरुषों के लिए तैयार किया गया है। कुछ संरचनाएं, व्यवस्थाएं सामने से हानि रहित दिखाई दे सकती हैं, पर वे कपटी पितृसत्तात्मक व्यवस्था का एक संकेत है।
ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। मुझे लगता है कि चूंकि वीमेन एम्पावरमेंट पर प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपके ध्यान में रहना चाहिए। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि सन 2020 में भी जो मेंस हुए हैं और उसमें एक निबंध भी पितृसत्तात्मकता पर ही पूछा गया है। तो आप सोचिए कि अगर उसमें आप इस तरह के लेटेस्ट स्टेटमेंट को डाल सकते हो तो आपके उत्तर की जो चमक है वो कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, फिर से सुप्रीम कोर्ट का ही एक फैसला है और जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उन्होंने हाई कोर्ट के एक फैसले की चर्चा करते हुए कहा, उन्हीं के शब्द हैं कि मुझे इसे पढ़ने के बाद सिर दर्द का बाम लगाना पड़ा। अब आप देखिए, बाम लगाना पड़ा क्यों? क्योंकि इसमें जिस भाषा का प्रयोग किया गया है उससे जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका उद्देश्य पराजित होता है। यानी कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि किस तरह की भाषा है, किस तरह के वाक्य हैं, इतने ज़्यादा जटिल हैं। तो वो कह रहा है कि केवल ये नहीं कि न्याय होना ही चाहिए, बल्कि जब आप अपना फैसला सुनाएं तो उसकी भाषा ऐसी हो कि वो लोगों के समझ में आए। जब मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है, मेरा सिर दर्द हो रहा है, तो दूसरों को क्या समझ में आएगा? तो मेरी समझ से लैंग्वेज की दृष्टि से एक अच्छा स्टेटमेंट है। और कानून पर अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है, कानून और जनता, कानून और संवाद, उसमें भी आप इसका जिक्र कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक और स्टेटमेंट है, एक टिप्पणी है पुलिस सुधार के ऊपर, और ये एक चूंकि प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट है तो इसीलिए मैंने इसे लिया है। खासकर वो जो पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह जी हैं, सुप्रीम कोर्ट गए थे और उन्होंने आरोप लगाया था वहाँ के महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर कि इन्होंने हर महीने 100 करोड़ रुपए की उगाही की बात कही थी। तो इसी की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि प्रकाश सिंह के मामले में फैसले के बावजूद पुलिस सुधार नहीं हुआ है। ये आप जानते हैं। आगे जो बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कोई नहीं चाहता कि पावर उसके हाथ से जाए, लिहाजा कोई भी पुलिस सुधारों को लागू करना नहीं चाहता। आप देखिए कि कोई भी अपने हाथ से शक्ति नहीं खोना चाहता। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ आपको रेफरेंस बताए हैं। मुझे लगता है कि जो बातें मैंने आपको बताई हैं मार्च महीने की दृष्टि से सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन्हें आपको ध्यान से सुनना चाहिए, इत्मीनान से सुनना चाहिए। जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उन्हें नोट कर लेना चाहिए और समय समय पर इसे रिवाइज भी करते रहना चाहिए। डेफिनेटली अगर आप इस क्रम से अपनी तैयारी करते चले जाएंगे तो जो करंट अफेयर्स है उस पर आपकी पकड़ बहुत मजबूत होती चली जाएगी। और आप जानते हैं कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सफलता के लिए करंट अफेयर्स पर आपकी पकड़ का मजबूत होना निहायत ही जरूरी है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अब मैं अपने करंट अफेयर्स से संबंधित इस लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। नमस्कार।